नमस्कार साथियों आज का वीडियो एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 को देखते हुए प्रीवियस ईयर्स में आए हुए ऐसे प्रश्नों पर आधारित है जो कि रिपीटेड हैं, जो कि बार बार रिपीट होते हैं, आते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। बात करते हैं जनगणना की। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? जनगणना से क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनता है, हर साल हर शिफ्ट में लगभग बनता है। ठीक है, तो प्रथम जनगणना की अगर बात की जाए तो 1872 आपको ध्यान में रखना है। 1872 में प्रथम जनगणना भारत में हुई थी। ठीक है, वहीं अगर प्रथम समकालीन जनगणना की अगर बात की जाए तो 1881 मानी जाती है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना की अगर बात की जाए तो 1951 ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना है कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद भारत में जनगणना होती है, लेकिन लेकिन 2011 के बाद से 2011 के बाद से अभी तक जनगणना नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? कोरोना के कारण। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, वैसे जानते रहिए प्रत्येक 10 वर्ष के बाद भारत में जनगणना होती है। 2025 में जनगणना संभावित है, लेकिन 2011 के बाद से अभी तक जनगणना नहीं हुई है। 1872 में जो जनगणना हुई थी उसमें जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड मेयो। ठीक है, अंतिम जनगणना की अगर बात की जाए, अभी जस्ट मैं आपसे चर्चा कर रहा था अंतिम जनगणना कब हुई है, 2011 में हुई है। 2011 के बाद से अभी तक कोई जनगणना नहीं हुई है। अगला प्रश्न है कि मर्डेका कप का संबंध किस खेल से है? जिसका जो राइट आंसर है वो है फुटबॉल। जी हाँ, मर्डेका कप फुटबॉल से जुड़ा हुआ एक टूर्नामेंट है। यह मलेशिया में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, यह एशिया का सबसे पुराना आमंत्रण फुटबॉल टूर्नामेंट है। ध्यान रखिएगा, शब्दों को ध्यान दीजिएगा। आमंत्रण फुटबॉल टूर्नामेंट, इसे कभी एशिया की ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता था। इस टूर्नामेंट के मैचों को फीफा अंतर्राष्ट्रीय ए मैच मतलब दोस्ताना मैच माना जाता है। इसका आयोजन मुख्य रूप से कुआलालंपुर के स्वतंत्रता स्टेडियम में किया जाता है। ठीक है, इसका जो नाम मर्डेका है ना, ये मलय शब्द एक है पेस्टाबोला मेर्डेका। पेस्टाबोला मेर्डेका का मतलब होता है स्वतंत्रता, उसी से मर्डेका शब्द लिया गया है। ठीक है, पहली बार यह टूर्नामेंट अगस्त और सितंबर 1957 में मलाया मतलब मलेशिया में आयोजित किया गया था। इस टूर्नामेंट को जीतने वाली टीम थी हांगकांग चैंपियनशिप। ठीक है, साल 2023 तक यह टूर्नामेंट 42 बार आयोजित किया जा चुका है। मर्डेका टूर्नामेंट एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, जिसमें 1957 से फुटबॉल खेलने वाले देशों को प्रतिस्पर्धा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, मतलब 1957 से जो टीमें फुटबॉल खेल रही हैं केवल उनको ही इसमें बुलाया जाता है। अगला प्रश्न है कि जयपुर का हवा महल किसने बनवाया? इसका राइट आंसर है महाराजा सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, महाराजा सवाई प्रताप सिंह कब बनवाया था? 1799 में। ठीक है, यह एक रायसी महल है। इसके जो वास्तुकार थे वो थे लाल चंद उस्ताद। ठीक है, महाराजा सवाई प्रताप सिंह का संबंध कछवाहा राजवंश से है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल क्यों बनवाया था, तो दरबार के हरम के लिए बनवाया था, ताकि वह शाही जुलूस और सड़क पर होने वाली जिंदगी को देख सकें। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पत्ती के मध्य भाग को क्या कहते हैं? पत्ती के मध्य भाग को मध्य सिरा या मिडरीप कहा जाता है। देखिए, पत्ती के मुख्यतः दो भाग होते हैं, पत्ती ब्लेड और डंठल या पेटियोल। डंठल को ही पेटियोल कहा जाता है। ठीक है, पत्ती ब्लेड को लेमिना कहा जाता है। यह आमतौर पर चौड़ा और सपाट होता है। पत्ती के डंठल वाले भाग को मेसोपोडियम भी कहा जाता है। पत्ती का जो आधार होता है उसको हाइपोपोडियम कहा जाता है। लेमिना वाले भाग को एपीपोडियम कहा जाता है। पत्ती के ब्लेड के केंद्र में एक प्रमुख मध्य सिरा होती है। पत्ती के सिराओं द्वारा बनाए गए प्रतिरूप को सिरा विन्यास कहते हैं। ठीक है, पत्ती की ऊपरी और निचली वाह्यता के बीच के ऊतकों को परिमध्योतक कहते हैं। पत्ती के ब्लेड की निचली एपिडर्मल परत में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। चलिए, इतनी सारी बातें हो गई, पत्ती की कहानी हो गई। अगला प्रश्न है कि अल्पसंख्यकों का हित संरक्षण या शिक्षा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 29 से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए समर्पित है। यह अनुच्छेद भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनके सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के आनंद में भेदभाव से बचाता है। इसके तहत
भारत में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने और बढ़ावा देने का अधिकार है। इसी से संबंधित एक अनुच्छेद और है जिसको कहते हैं अनुच्छेद 30(1). अनुच्छेद 30(1) जो है भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का मौलिक अधिकार देता है। यह अनुच्छेद अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को अपनी संस्कृति, लिपि और भाषा को बनाए रखने और संरक्षित करने के अवसर प्रदान करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मेडिसिन के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? इसका जो राइट आंसर है वो है स्वयंते पाबो। ठीक है, स्वयंते पाबो। अगला प्रश्न है, अच्छा इन्हें क्यों दिया गया था? यह पुरस्कार जो है इन्हें होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित उनकी खोज के लिए जो है 2022 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, खजुराहो महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। खजुराहो भैया मध्य प्रदेश में तो है ना। खजुराहो महोत्सव मध्य प्रदेश के छतरपुर जिलों में आयोजित होने वाला एक सालाना सांस्कृतिक कार्यक्रम है। अब बात हो रही खजुराहो की मध्य प्रदेश की, तो यहाँ दो चीजें और बता देता हूँ आपको जो महत्वपूर्ण है। एक है खजुराहो नृत्य महोत्सव, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, यह महोत्सव भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा पर आधारित है। यह मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। इस महोत्सव में कथक है, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, गौड़ी नृत्य और कथकली जैसे शास्त्रीय नृत्यों की प्रस्तुतियां होती हैं। यह महोत्सव आमतौर पर फरवरी के महीने में आयोजित किया जाता है। ठीक है। अगला है लोकरंजन महोत्सव, ये भी महत्वपूर्ण है। यह खजुराहो का एक आदिवासी और लोकनृत्य महोत्सव है। ठीक है, यह आदिवासी लोक कला अकादमी और राज्य पर्यटन द्वारा आयोजित किया जाता है। यह उत्सव आमतौर पर दिसंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। अब बात करते हैं यूनेस्को मंदिर समूह की। यूनेस्को जो खजुराहो जो मंदिर समूह है, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। ये खजुराहो जो मंदिर समूह है, इसकी स्थापना, इसका निर्माण चंदेल राजवंश ने 950 और 1050 ईस्वी के बीच में करवाया था। ये मंदिर बलुआ पत्थर से बने हुए हैं और नागर शैली की स्थापित कला के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, नागर शैली मतलब उत्तर भारत की जो शैली है ना, उसको क्या बोलते हैं? नागर शैली बोला जाता है। ठीक है, हमारे उत्तर भारत में मतलब यूपी बिहार में जो मंदिर बने हुए हैं, कैसे बने हैं, किस शैली में बने हुए हैं? नागर शैली में बने हुए हैं। नागर शैली के ऊपर और द्रविड़ शैली के ऊपर क्वेश्चन इस बार आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका राइट आंसर है 5। बास्केटबॉल में एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। वैसे मैदान पर कुल 10 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, अच्छा अगर पूछा जाए कि बास्केटबॉल का आविष्कार किसने किया, तो जेम्स नाई स्मिथ, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। बास्केटबॉल को 1936 में ओलंपिक में शामिल किया गया। ठीक है, भारत की अगर बात की जाए तो 1934 में इसकी शुरुआत भारत में हुई। ठीक है, बास्केटबॉल कोर्ट आयताकार होता है और इसे मध्य कोर्ट रेखा से 2 भागों में बांटा जाता है। अगला प्रश्न है कि देवपुत्र की उपाधि किसने धारण की थी? इसका जो राइट आंसर है वो है कनिष्क। कनिष्क ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। ठीक है, कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से है। देखिए, कुषाण वंश के शासकों ने, केवल कनिष्क के नहीं, कुषाण वंश के शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। इसका मतलब है भगवान का पुत्र। ठीक है, कुषाण एक मध्य एशियाई राजवंश था जिसने पहली से तीसरी शताब्दी ईस्वी के दौरान दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। ठीक है, कुषाण वंश का ही शासक था कनिष्क, जिसने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे मजबूत शासक था। उसने 78 ईस्वी से 101 ईस्वी तक शासन किया। उसने मध्य एशिया से लेकर के अफगानिस्तान तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अगला प्रश्न है कि बदामन बंदरगाह किस राज्य में है? बंदरगाह के ऊपर क्वेश्चन निश्चित तौर पे आता है। ठीक है, बार बार पूछा जा रहा है। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है। ठीक है, बदामन बंदरगाह महाराष्ट्र के पालघर जिले में है। ठीक है, यह बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है और दहानू और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच में बना हुआ है। ठीक है, बदामन बंदरगाह भारत के सबसे सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक है। इस बंदरगाह को सागरमाला परियोजना के तहत विकसित किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो ज्वालामुखी के अंदर से निकलने वाला पिघला हुआ पत्थर और लोहा क्या कहलाता है? तो मैग्मा इसका राइट आंसर है। हिंदी में इसको लावा भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत भारतीय नौसेना, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। राष्ट्रपति तीनों सशस्त्र बलों के प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं।
राष्ट्रपति संसद की मंजूरी से युद्ध की घोषणा कर सकते हैं या शांति समाप्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति उनकी कार्यकारी शक्ति के अधीन होती है। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। संसद को राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों को नियंत्रित करने का अधिकार है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से था। ठीक है, अनुच्छेद 370 को अभी जानना थोड़ा जरूरी है। ठीक है, बीते काल की बात जरूर हो गई है, लेकिन चर्चा में हमेशा बना रहता है, तो जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसका संबंध जम्मू कश्मीर से था। इस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है। हिमालय पर्वत जो है ये वलित पर्वत है। कैसा है? वलित पर्वत का एक उदाहरण है। इसका निर्माण भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच टकराव से हुआ था। हिमालय पर्वत 3 श्रेणियों में बटा हुआ है। कौन कौन सा? उच्च हिमालय या महान हिमालय, मध्यम हिमालय, लघु हिमालय। ठीक है, हिमालय में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट समेत कई ऊंची चोटियां हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था। राजा राममोहन राय। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ठीक है, ये सब निश्चित तौर पे पूछा जाता है। ठीक है, तो राजा राममोहन राय ने 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। अगला प्रश्न है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीटेड है। तो 1761। अक्सर आपसे भी पूछा जाता है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था। तो अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के तहत मतलब मराठों के बीच में लड़ा गया था। अहमद शाह अब्दाली ने इस लड़ाई को जीती थी। अगला प्रश्न है का लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी रचना है। तो नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है ये। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 23 से 25। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के खिलाफ अधिकार का प्रावधान है। अनुच्छेद 23 के मुताबिक मानव तस्करी या बलात्कार पर रोक है। यह अनुच्छेद अनैतिक उद्देश्यों के लिए पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है। वहीं अगर अनुच्छेद 24 की अगर बात की जाए तो इसके मुताबिक किसी भी बच्चे को कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता। साथ ही 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों में लगाया नहीं जा सकता। इसका मकसद शोषण को रोकना, बच्चों के स्वास्थ्य और विकास की रक्षा करना और उनकी शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। घूमर नृत्य। जी हाँ, घूमर नृत्य का संबंध किस राज्य से है। इसका जो राइट आंसर है वो है राजस्थान। राजस्थान का पारंपरिक लोक नृत्य है घूमर। ठीक है, मुख्य रूप से यह राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है और 2013 में घूमर नृत्य को दुनिया के शीर्ष 10 स्थानीय नृत्य में चौथा स्थान मिला था। ठीक है, 1986 में संतरामपुर की महारानी राजमाता गोवर्धन कुमारी ने घूमर नृत्य के संरक्षण और संवर्धन के लिए गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना की थी। फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है। तो महाराष्ट्र का राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। अगला प्रश्न है कि कल्याणी कुट्टी अम्मा का संबंध किस नृत्य से है। तो मोहिनी अट्टम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नगर निगम का चुनाव कौन करवाता है। तो राज्य चुनाव आयोग करवाता है। ठीक है, बॉम्बे जयश्री रामनाथ का क्या है। बॉम्बे जयश्री रामनाथ क्वेश्चन इस बार आया था। ठीक है, वो क्या है। तो है कर्नाटक संगीतकार। बॉम्बे जयश्री रामनाथ एक भारतीय गायिका और संगीतकार है। उन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी सहित कई अन्य भाषाओं के फिल्मी गीतों में अपनी आवाज दी है। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2022 तक लोकसभा अध्यक्ष कौन था। तो ओम बिड़ला इसका राइट आंसर है। ठीक है, लोकसभा की अगर बात की जाए तो लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं भारतीय संसद का निचला सदन, मतलब इसको लोकसभा आप कहते हैं, का पीठाधीन अधिकारी होता है लोकसभा अध्यक्ष। अब तक टोटल 16 लोग लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। और अगर बात की जाए सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष की तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, इसमें 18वीं लोकसभा चल रही थी। इसके जो अध्यक्ष हैं वो कोटा निर्वाचन क्षेत्र से आए हुए ओम बिरला हैं। सत्ता पक्ष के उम्मीदवार ओम बिरला लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, मतलब वर्तमान में भी कौन है लोकसभा अध्यक्ष। ओम बिरला हैं। अगला प्रश्न है कि बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी होती है। तो बास्केटबॉल कोर्ट की जो लंबाई होती है ना, इसका मानक अलग अलग स्टैंडर्ड पर अलग अलग होता है। जैसे नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन की अगर बात करें, एनबीए की नियमों की बात करें, तो बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई 94 फुट मतलब 28.7 मीटर होती है। वहीं अगर इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन FIBA की अगर बात करें
तो कोर्ट की लंबाई 28 मीटर होती है। हाई स्कूल और जूनियर हाई स्कूल के लिए बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई 84 फुट मतलब 26 मीटर होती है। बास्केटबॉल कोर्ट के बैक बोर्ड की लंबाई जो होती है वो 72 इंच मतलब 183 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 42 इंच मतलब 107 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, चलिए तो इन्हीं प्रश्नों के साथ आज की वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो मेरे भाई तो जाते जाते एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर से कर लीजिएगा मेरे भाई, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आप लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।